जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपास में। आशा करता हूँ आप लोग जोर शोर से लगे होंगे तैयारी में बिहार पुलिस के लिए। दोस्तों, डेली सुबह को हम लोग हिस्ट्री चलाते हैं होमवर्क सीरीज में। इवनिंग को आपको मिल जाएगा साइंस का चलाते हैं, जिसमें बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आपको रात को पॉलिटी जिसमें चलाते हैं डेली भी 10 बजे में, उसमें भी 2 चैप्टर पॉलिटी हो चुका है। आज का जो हम देखेंगे मुगल काल देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। बाबर देखेंगे, हुमायूं देखेंगे, शेरशाह सूरी देखेंगे और अकबर देखेंगे इस वीडियो में। और पार्ट 2 लाएंगे, उसमें आपको जहांगीर औरंगजेब वगैरह के बारे में देखेंगे, शेरशाह के बारे में, जहांगीर वो सब बारे में। तो साथियों, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए तो जुड़ जाइए, शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर हो जाएगा। किस किस पॉइंट को आपको याद रखना है, बस वो चीज आपको करना है। ठीक है, पूरी बकवासबाजी में नहीं आपको ध्यान रखना है। हम बोलेंगे क्या क्या याद रखना है। मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाबर मुगल जो थे तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत बादशाह कहा जाता था। बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर, और कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाबर का शासनकाल था 1526 से 30 तक। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। और बाबर की जो बाबर फरगाना गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। बस ये याद रखना है कि बाबर का जन्म आपका जो है इतना में हुआ, और ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी मैसूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, आपको एक पुत्र के बारे में ये नहीं पूछा जाता है कौन कौन सा पुत्र था। ठीक है, हुमायूं के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम समझाते जाएंगे आपको पूरे अच्छा क्लियर के बारे में। बाबर के भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत पर विरोध किया गया प्रथम अभियान था 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। इस अभियान में बाबर ने बेजोर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। अगर आप दरोगा की भी तैयारी करते हैं तो इस युद्ध को आप याद रख सकते हैं। वैसे बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया है, ना पूछने का भी चांस है। तो बेजोरा और भेरा का युद्ध जो है दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, 1519 में याद कर लीजिएगा। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति क्या होता है देख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पे एक विरोधी का सेना इधर से मान लीजिए है, यहाँ से बाबर का सेना जैसे ये है, तो बाबर की सेना क्या करेगी? इधर से भी आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, चारों तरफ दूर दूर से आएगी। ये सब इधर आएगा तो ये सब आकर के इसको अंदर अपना लपेट लेगा। दूसरी बात, ये सब जो आगे बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे खड्डा खून खून के उस पर पत्ता वगैरह डाल देगा कि ये सब जो दुश्मन सब आएगा तो खड्डा में गिर जाएगा एक। ये होता है तुगलमा नीति। ठीक है, याद रखिएगा। एवं तोप खाने का प्रयोग भारत में सबसे पहले उस्ताद अली एवं मुस्ताफ बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। आपको याद रखना है, भारत में तुगलमा नीति का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। और तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको ज्यादा पॉइंट नहीं याद रखना है, ऊपर हम जो बोले वो और ये दोनों पॉइंट। चलिए, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, पानी पिया खाना खाया चला घर, ऐसे याद रखिएगा। पानी पिया खाना खाया चला घर। कोई व्यक्ति आया, पानी पिया पहले, फिर खाना खाया और उसके बाद चल दिया घर। मतलब पानी पिया से मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये याद रखिएगा। दूसरा, खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, मेदिनी रॉय और बाबर के बीच हुआ था। यही मेदिनी रॉय जो था बाबर को यहाँ बुलाया था भारत में। ठीक है, घाघरा का जो युद्ध था ये आपका 1529 में हुआ था, अफगान और बाबर के बीच हुआ था। आपको याद रखना है 1526, 27, 28, 29 में चारों युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ ही मित्र ग्वालियर के राजा विक्रम सिंह जी, ये सब याद नहीं रखना है आपको। ठीक है,
हुमायूं ने कोहिनूर हीरा हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार से प्राप्त किया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आपको एक पॉइंट हम बोले थे जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे कि जो आपको दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में मीर काफूर जो था उसको दिया गया था कोहिनूर हीरा, वो अलाउद्दीन खिलजी को लाके दिया था, याद कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था कि विक्रमजीत सिंह जो है उसके परिवार से हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की दी गई। वो इतने उदार व्यक्ति थे, मतलब कि एक अच्छे व्यक्ति में गिनती मतलब मान सकते हैं हम लोग। उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तगमा नामक कर से मुक्त किया था। तगमा नामक कर, आपको बस ये याद रखना है तगमा क्या था, एक कर था। पूछा जाता है तगमा क्या था, कर था। ये नहीं पूछा जाता बाबर ने किसको क्या मुक्त किया नहीं किया, ये क्वेश्चन नहीं बना अभी तक। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा, ये मोस्ट वीवीआई है, आपसे पूछा जाता है बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो आपको याद रखना है खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर के सभी सिपाही हार मान गए थे, ठीक है, एक तरह से, लेकिन उन्होंने जिहाद का नारा दिया था, उसके बाद जीत गया था। आप ऐसे ही चित्तौर वाला देखे होंगे, पद्मावत मूवी देखे होंगे, चित्तौर में जब खिलजी के जितने भी सैनिक हारने लगते हैं तो जिहाद का नारा देते हैं। ऐसे मुस्लिम शासक जितने भी हुए हैं जिहाद का नारा दे के बहुत सारे युद्ध वो जीते हैं, ठीक है। युद्ध में विजय की गाजी की उपाधि धारण किया, और गाजी की उपाधि धारण किया। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? खानवा के युद्ध में। अच्छा, खानवा के युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा बाबर के बीच। अच्छा, गाजी की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद किया था बाबर ने धारण? तो खानवा के युद्ध। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। जहर दे दिया गया था, उसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को दूसरे और संप्रभुता समान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोध सहयोग को शरण देने के लिए वचन दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। आपको ये सब पॉइंट नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है हम बोलते हैं। प्रारंभ में बाबर के सब स्टार्टिंग में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल के उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया। देखिए, बाबर का इच्छा था कि मेरा जो शव होगा, मेरा जो बॉडी होगा, उसे काबुल में दफनाया जाए, एक जगह चुने थे। तो स्टार्टिंग में वो जब मर गए थे, उन्हें आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बाबर के जो पहले जो शव थे वो कहाँ थे? आगरा में, लेकिन सेकेंड बार उसे कहाँ ले गया गया? काबुल में। काबुल में ले जाके दफनाया गया, क्योंकि बाबर का इच्छा था। नेक्स्ट, बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अरबी और फारसी भी के अच्छे ज्ञाता थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना किया। ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, या बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? दो क्वेश्चन। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर का। अच्छा, ये किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। दोनों पॉइंट याद रखिए। अच्छा, जिसका अनुवाद फारसी में अबुल रहीम खान ने कहनान किया था। ये भी याद रखिए कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने खाना। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने के अपनी रुचि वर्णन किए। ये सब पॉइंट आपको नहीं याद रखना है, बस बाबरनामा के बारे में आपको याद रखना है। किसकी आत्मकथा थी? तुर्की भाषा में लिखी गई, और उसे फारसी में किसने अनुवाद किया? नेक्स्ट, आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। समझ में आए तो शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल पर जुड़ जाइए। देखिए, अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते हैं। देखिए, आप लोग यदि ताजमहल जाइएगा या देखिएगा ऐसे करके चार बाग बना हुआ है, ऐसे करके नाला सब बना हुआ है। इधर से पानी इधर जाती है, इधर से पानी इधर जाती है, इधर से पानी, इसी को 4 बाग कहा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। बाबर को
मुंबईयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बीपीएससी वगैरह में जाइएगा तब पूछा जाएगा, बिहार पुलिस में नहीं। बाबर प्रसिद्ध नक्शवादी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला आहरा का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। उसका बेटा मतलब हुमायूं हुआ। 4 बेटा था जिसमें महत्वपूर्ण हुमायूं हुआ। अब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। बाबर के बारे में आपको जितना पॉइंट हम ऊपर बोले हैं उतना बस याद रखिए, बाबर से हो जाएगा। चलिए हुमायूं की देखते हैं। हुमायूं 1530 से 56 इसका काल रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नसरुद्दीन हुमायूं 15 दिसंबर मतलब कि 29 दिसंबर 1930 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन में बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदस्कार का सूबेदार था। ये सब पॉइंट आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इसका डेट याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल दिया, कंधार, मिर्जा अस्करी को संबल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जहागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने आपका बंद कर दिया। किसको क्या दिया नहीं दिया आपको ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है, याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किया। मोस्ट विविया है, याद रखिएगा। दीन पनाह स्थापना किसने किया? हुमायूं ने। कब? 1533 में। अच्छा, चौसा का युद्ध, यहाँ पे घोषा नहीं हुआ, चौसा है, चौक और चौ है, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध 25 जून 1939 में शेर खां हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजय हुए। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण किया। हुमायूं देख लीजिए 1539 में बाबर ने जिस वंश का स्थापना किया था, मुगल वंश का, उसका यहाँ पर मतलब समाप्त होने की कगार पे आ चुका था 1539 में, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को यहाँ पे भागना पड़ा। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में, याद रखिएगा। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलग्राम एवं कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किस युद्ध में? बिलग्राम और कन्नौज में। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं के सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कर जैसा निर्वासित जीवन जिया। मतलब 1540 में दिल्ली पर कब्जा कौन कर लिया? शेरशाह सूरी ने, और उन्हें भगा दिया कहाँ? सिंध प्रांत में। और वो घूमते रहे 15 साल तक। 55 में फिर वापस आए हुमायूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु पारवासी सिया मीरा बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। इन्हीं ने एक शेर को जन्म दिया जिसका नाम अकबर था, ठीक है। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। अब देखिए, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन सम्राट एक कहे जाते हैं। अशोक वगैरह सम्राट में गिनते जाते हैं। मतलब अकबर वगैरह भी। अशोक तो सम्राटों का सम्राट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। देखिए, हुमायूं फिर आए 1555 में, 40 में गए थे, और सिकंदर को क्या किए? पराजित करके ये गद्दी पर बैठे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध क्रम से थे: देवरा 1531 में, चौसा का 39 में, बिलग्राम का 40 में, सरहिंद का युद्ध आपका 1555 में। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की स्थित पुस्तकालय शेर पंडर सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। आपसे पूछा जाएगा हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ? वह ऊपर से सीढ़ी से पुस्तकालय से गिर गए जिसमें मृत्यु हो गया। एक पॉइंट और याद रखना आपको, हुमायूं के बारे में इतिहासकार कहता है लेनपुर ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते ही जीवन में मुक्त हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। किसने कहा था हुमायूं गिरते पड़ते आए थे, गिरते पड़ते चला गया? तो लेनपुर ने कहा था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुल बदन बेगम, ठीक है। इसकी पत्नी जो है गुल बदन बेगम ने हुमायूं नामा की आपकी मतलब रचना किया था। आप लोग एक बार इसके बारे में देख लीजिएगा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन रंग बदल बदल कपड़े पहनते। हुमायूं जो था, आज शनिवार है तो ब्लैक पहनेंगे, आज बृहस्पति वाला है तो पीला पहनेंगे। पूछा जाएगा कपड़े बदल बदल के पहनने वाले एक शासक कौन था? हुमायूं था आपका।
ये हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको जो जो पॉइंट हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन बस कर लीजिए, बाकी आप याद नहीं रखिए। शेरशाह सूरी, इसका शासनकाल याद रखिए 1540 से 45 के बीच, ठीक है, क्योंकि 40 में इन्होंने क्या किया था? हुमायूं को मार के भगाया था, 45 तक ये शासन किए थे। इसके बारे में देखते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी किस वंश के थे? अफगान वंश के। ये पॉइंट याद रखिए। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। परमात्मा शरण का विचार की कि शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, ये याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता देखते हैं हम लोग, इनके पिता क्या थे? इनके पिता हसन खां जौनपुर के राज के सासाराम में जमींदार थे। आपको याद रखना है बस क्या, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। इनके पिता क्या थे? सासाराम के जमींदार थे, बस। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था, तलवार को एक ही वार से काट दिया था। उसी के बहादुरी की प्रशंसा होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लुहानी ने उनसे शेर खां को उपाधि दिया था। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि फरीद खां को शेरशाह की सूरी उपाधि किसने दिया? तो आप याद रखिएगा, मोहम्मद बहार खान लुहानी ने शेर खां को आपका उपाधि उन्हें दिया था, शेर खां की उपाधि दिया था। किसको? फरीद खां को। तब ये शेरशाह सूरी कहलाने लगे। चलिए, शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। देखिए क्या हुआ था, इन्होंने एक ऐसा शासक था ना शेरशाह सूरी, जो इतिहास में बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। देखिए क्या हुआ था, कालिंजर के किला जो था वहां पे इन्होंने तोप का गोला फेंका, यहाँ पे खड़ा था, तो ये गोला क्या हुआ, ढुलक करके यहाँ पे आया, इनकी मृत्यु हो गया था। नहीं तो ये क्या क्या कर देते, जान लीजिए। कहा जाता है शेरशाह सूरी जब समय था तो रात 2 बजे भी आप कहीं पे जाते आपको कोई टच नहीं कर सकता था, ठीक है। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर हो गया, ये देख लिया हम लोग। 1545 मृत्यु के समय वो उक्का नाम का अग्नि उस्ताद चला रहा था कालिंजर शासक कीरत सिंह, वही मतलब कि ये गोला जो था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। शेरशाह का मकबरा आपका कहाँ पे है? सासाराम में है, सासाराम झील के बीच में है। आप लोग सर्च करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। आप याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बना है, बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। रोहतासगढ़ किला कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ दुर्ग के कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि के नाम के लिए 32 अंक वाला सेकेंडरी गज एवं सैन्य मंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग आपका सरकार लगान वसूल करती थी। आपसे पूछा जाता है सहना ए मंडी क्या है? सेकेंडरी ये गज किसने भूमि नापने के लिए किसने स्थापना किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और उपकर कितना लेते थे? 1/3 भाग लेते थे, ठीक है। शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी के रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के चलवाए थे। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, चांदी को रुपया कहता था, सोने को आपका अशरफ कहते थे और आपको तांबे को दाम कहते थे। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। चांदी के रुपया का तांबे के दाम के बराबर था, 1/64 भाग था। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह के बारे में और 2-4 पॉइंट हम आपको बोल रहे हैं। शेरशाह के समय तांबे के अंश सिक्के थे, अधोला, पावा, दमड़ी, जीतर, याद कर लीजिएगा। वैसे बिहार में थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया था। शेरशाह 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड मरम्मत कराई। डाक प्रथा प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया। अब आप समझ सकते हैं, जो रोड बनाने की व्यवस्था किया, पहले मोबाइल नहीं था तो डाक की व्यवस्था किया, पटना का नाम इन्होंने रखवाया। तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसकी स्थापना किसने करवाई या मरम्मत करवाई? आपका शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी मरम्मत कराई। अच्छा, पटना की स्थापना नामकरण किसने किया? पाटलिपुत्र से पटना किया आपका, जो अभी पटना है, शेरशाह सूरी। अच्छा, रुपए जो अभी हम लोग यूज करते हैं रुपए किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने।
डाक व्यवस्था किसने किया? शेरशाह सूरी ने। इन्हीं के बाद एक शासक आता है दोस्तों अकबर, जो जितनी भी व्यवस्था शेरशाह सूरी ने किया था उन्हीं के मतलब कि बहुत अच्छा कर दिया था, उसी व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़े थे आपको अकबर। इसलिए अकबर बहुत ज्यादा आपका मतलब शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा योगदान है अकबर के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर के बारे में देखते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सम्राट अकबर, जन्म आपका 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम के घर में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। ये क्वेश्चन बना है। किसके गर्भ से? हमीदा बानो बेगम। अकबर के बचपन का नाम आपका जलाल था। क्या था? जलाल था। उसको राजअभिषेक 14 वर्ष के आयु में 1556 को पंजाब के कालानौर में हुआ था। तीनों पॉइंट याद रखिए कि इनकी जन्म किनके गर्भ से हुआ? हमीदा बानो बेगम। कहाँ पे? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। और 1556 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे ये क्या किए थे कि इनका राजअभिषेक हुआ था। देखिए क्या हुआ था, हुमायूं का हत्या कर दिया गया था, ठीक है, तो इनको राजअभिषेक 14 वर्ष की आयु में ही किया गया था। ये डर रहे थे कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, लेकिन इसके जो अंगरक्षक थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंगरक्षक थे। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकबर के समकालीन शासक जैसे रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 इंग्लैंड के, शाह अब्बास आपका ईरान के थे, जारी बस ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। अकबर का जो शिक्षण दिया था वो लतीफ ईरानी विद्वान दिए थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। ये सब कुछ ने। अच्छा, बेरम खान, इसी के बारे में हम बोल रहे थे, कौन था? अकबर का संरक्षक था। सिया मतलबी 1556 से 60 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वो बदख्शां निवासी था, उसे प्यार से खानी बाबा कहते थे। आपको पूछा जाएगा अकबर का अंगरक्षक कौन था? बेरम खान। खानी बाबा किसको कहते थे? तो बेरम खान को। चलिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई हम लोग देख चुके हैं 1526 में। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई देखते हैं, कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर का विजय हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी या किसके बीच हुई थी, ठीक है। 31 जनवरी 1561 को मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बेरम खान की हत्या कर दी। आप याद रखिएगा, बेरम खान की हत्या कहाँ हुई थी? तो मक्का यात्रा करते हुए जब जा रहे थे वहां पे इनकी हत्या हो गई थी। 1562 में अकबर ने हरम दल के अपने पूर्णतः मुक्त कर दिया था। हरम दल को मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हल्दी घाटी युद्ध में 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय हुए। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। देखिए, ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। कहा जाता है कि जीत गया, लेकिन यहाँ पे जीत पूर्णतः नहीं हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है ना। याद रखिएगा, राणा संग महाराणा प्रताप और इसके बीच में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां, आप याद रखिएगा, हिंदू जो थे उसके सेनापति कौन थे? मुख्य रूप से मुस्लिम। और जो मुस्लिम थे अकबर, उसके सेनापति कौन थे? मान सिंह, हिंदू। दोनों चीज याद रखिएगा। हायसूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी के भीलों की एक छोटी सी सेना में भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु आपका 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट से हो गई थी, ठीक है ना। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूरंगपुर के निकट चौआर में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। देखिए, ये जो युद्ध हुआ था ना, कहा जाता है 25 फीट का एक मतलब कि इधर मतलब युद्ध लड़ रहा था, इधर भी युद्ध लड़ रहा था दोनों शासक, और लगभग 25 फीट की डिस्टेंस था। तो दोनों तरफ यहाँ पहाड़ था, यहाँ पे बीच में नदी थी। तो युद्ध जो क्षेत्र था, ये चेतक जो था राणा प्रताप को लेकर के कूद गया, इसके पार कूद गया, राणा प्रताप की जान बचा ली। इसके एक पांव कट गया था चेतक का, उसके बावजूद भी कहा जाता है। और राम प्रसाद को क्या किया था? बंधक बना के हाथी को अकबर अपने दरबार में ले आया था।
जहाँ पे वो क्या किया, रोते रोते अपनी प्राण गंवा दिया, लेकिन खाना भोजन ग्रहण भी नहीं किया था, याद रखिएगा। अच्छा, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही का स्थापना किसने करवाया था, अकबर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल था। ये भी क्वेश्चन है। महेश दास नामक ब्राह्मणों का राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म की जैनचर्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। ये सब याद नहीं रखना है आपको। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान रूप में सूर्योपासना शुरू किया था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर ने शासनकाल में प्रचलित हुई थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था हासिल किया था। ये आपसे पूछेगा टोडरमल जो था किस विभाग से संबंधित था, तो राजस्व विभाग से। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो होता है ना भूमि वगैरह नापने उपने वाला, ये सब चीज से। नेक्स्ट, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और वहीं उसने सबसे पहले समुद्र देखा। ये क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने अपने जीवन काल में सबसे पहले समुद्र कब देखा था, तो अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान ही क्या देखा था, समुद्र सबसे पहले देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार में स्मिथ ने संसार में इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको पॉइंट क्या क्या याद रखना है, हम आपको बोलते हैं, उसी को बस आपको याद रखना है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, अब्दुल सहमद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तानसेन थे, याद रखिएगा, तानसेन। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश आपको पूरे पूरे नहीं याद रखना है, जो जो पॉइंट हम आपको बोलेंगे वही सब याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक आप ये याद रखिएगा, मालवा, ठीक है, आमेर याद रखिएगा, ठीक है, मेवाड़ याद रखिएगा, मेवाड़ याद रखिएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा कौन सा, मेवाड़ हो गया, कालिंजर हो गया, अच्छा गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। अच्छा, उसके बाद बिहार वाला एक याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, हो जाएगा। चलिए, दक्षिण भारत में क्या अभियान किए थे अकबर, वो देखते हैं। खानदेश अली खां, ये स्वच्छता से अध्ययनता कर लिए थे। देखिए, अकबर एक ऐसा शासक था ना, वो पहले समझाता था सभी को कि आप हमारे अंदर जुड़ जाइए, आप पे कोई तरह की बात नहीं होगी, हमें कुछ टैक्स सब दीजिए, आपकी रक्षा हम करेंगे। लोग समझता था कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके साथ जुड़ जाते थे। अकबर को स्वजनता से बहुत लोग जुड़ जाते थे अकबर के साथ। ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, इस सबसे कोई आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पॉइंट आप याद रखना है, मोस्ट VVIM किए हुए हैं। दास प्रथा का अंत कब किया था, ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या टोटल आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसको बिना याद किए हुए नहीं होगा दोस्तों, इसको याद आपको रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दशवत व बसवान अकबर के दरबार का चित्रकार था। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबरा संगीत सम्राट थे। तानसेन के बारे में याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट थे। 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे। असली नाम उसका रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। वह बीन बजाते हुए इनकी प्रमुख कृतियां है मियाँ की टोकरी, मियाँ, ये सब याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अकबर के काल में स्वामी हरिदास के महान संगीत, ये सब भी नहीं याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है, हम बोलते हैं आपको। चलिए, हाँ, यहाँ पे देखिए, दस्ताने अमीर हमजा, हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इस पे हजरत मोहम्मद साहब की चर्चा, हमीद हमजा, ये भी नहीं याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखते हैं। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत आपका शेख सलीम चिश्ती थे, ये भी आया है। अकबर की मृत्यु आपका 16 अक्टूबर 1605 में हुई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, मोस्ट भी आया है। ठीक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं, जैसे कोई कोई चीज का बनवाना जैसे होता है। दिल्ली में उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा में उन्होंने लाल किला बनवाया, फतेहपुर सिकरी में उन्होंने शाही महल बनवाया, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इन्होंने ये सब महल बनवाया, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है।
अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाला नवरत्न थे। नवरत्न के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न बैठा करते थे। अबुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, अबुल रहीम खाने खाना थे, फकीर अजीमुद्दीन थे, मुल्ला दो प्याज आता। जब भी खाने बैठता था दो प्याज लेकर के, ठीक है। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती की फारसी में अनुवाद किया। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है। ये जो पुस्तक है ये इंपोर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। अबुल फजल जो है ये याद रखिएगा किसने किया था, पुस्तक लीलावती की फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल के अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था, याद रखिएगा ये भी इंपोर्टेंट है। वो दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर, ये सब ने याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1602 में सलीम ने जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते को वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया। ये सब आप कुछ नहीं आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, अकबर के बारे में इतना आप पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, एक दो पॉइंट और याद रखना है, जैसे हम आपको बताते हैं। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला का दिमुना कहलाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी याद रखिए। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि के महापात्र की उपाधि दिया। बुलंद दरवाजा के निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया, मोस्ट भी है, याद रखिएगा। अच्छा, चार बाग बनाने का परंपरा अकबर ने शुरू किया। अकबर ने सीसी कलम उपाधि अब्दुल सलम एवं जरी कलम को उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। मुगलों की कौन थी राजकीय भाषा, फारसी थी। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर क्या बजाता, नगारा बजाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति अंकित करवाया था। दोस्तों इतना पॉइंट जितना हम आपको बोले कर लीजिएगा, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। पूरे नहीं पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मोटिवेट होंगे तभी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है।